स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने कूलम्स फोर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन ये फोर्स जो है बाकी फोर्सेस से जो नॉर्मल रूटीन में है किस तरह से डिफरेंट होती है और क्यों डिफरेंट होती है, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले मैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करता हूँ जो कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम रूटीन में देखें, जब हम चीज़ों पर फोर्स लगते हुए देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उन ऑब्जेक्ट्स में फोर्स लगाने के लिए एक कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, उनका एक दूसरे को टच करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो फोर्स नहीं एक्सर्ट कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक नेल को, एक कील को दीवार के अंदर पुश करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली मैं हैमर यूज़ करूँगा, लेकिन ये नेल जो है ये तब तक दीवार के अंदर नहीं जाएगा जब तक हैमर इसको फिजिकली आकर हिट ना करे, तब जाकर फोर्स एक्सर्ट होगी। इसका मतलब फोर्स को एक्सर्ट करने के लिए हैमर और उस नेल का यानी कि कील का एक फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। ऐसी फोर्सेस जिनमें जब तक बॉडीज आपस में फिजिकली कांटेक्ट में ना आए तब तक फोर्स ना लगे, या दूसरे अल्फाज में फोर्स लगने के लिए बॉडीज का फिजिकली कांटेक्ट में आना ज़रूरी है, ऐसी फोर्सेस को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। डेली बेसिस पर जब हम देखते हैं ज़्यादातर फोर्सेस हमें यही नज़र आती हैं और हम यही समझते हैं कि शायद फोर्सेस बस कांटेक्ट फोर्सेस ही होती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपका दूसरी तरफ भी ध्यान दिलाता चलूँ, आपको मालूम है अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन से कुछ बुलंदी पर मौजूद है, आपको पता है कि इस वक्त ऑब्जेक्ट ज़मीन के साथ कांटेक्ट में नहीं है, ज़मीन उसको टच नहीं कर रही, लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाए फिर भी आप देखेंगे ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच लेगी। इसका मतलब ये अभी ज़मीन को टच नहीं कर रहा था, फिर भी ज़मीन इसको किसी तरह से अट्रैक्ट करने के काबिल है, ज़मीन की फोर्स उस तक पहुंच रही है, हालांकि ज़मीन उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है। ऐसी फोर्स को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी कि ग्रेविटी का आप पर फोर्स लगाने के लिए आपका ग्रेविटी के साथ कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है, आप दूर भी होंगे फिर भी ग्रेविटी आपको अट्रैक्ट कर लेगी। चांद और ज़मीन की एग्जांपल आपके सामने, अगर चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, हालांकि चांद ज़मीन को टच नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इतनी दूर से भी ज़मीन चांद तक अपनी फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पहुंचा रही है। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमारे पास दो मैग्नेट्स हों और आप एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ के करीब लेकर आएँ, तो आप देखेंगे अभी मैग्नेट्स ने एक दूसरे को टच नहीं किया होता कि दूसरा मैग्नेट जो है वो फोर्स को पहले ही फील कर लेता है। यहाँ पर भी आपने देखा कि एक मैग्नेट ने दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगा ली, लेकिन कांटेक्ट तो नहीं हुआ, उन्होंने आपस में टच किए बगैर फोर्स ट्रांसफ़र किए। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ये भी एक ऐसी फोर्स है जिसके लिए कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसी फोर्सेस को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ये बहुत अरसे तक एक प्रॉब्लम बनी रही कि जब चीज़ें एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही, कांटेक्ट में ही नहीं है, तो फिर फोर्स कैसे एक्सर्ट हो रही है। तो इसका फिर आइडिया इन लोगों ने इस तरह से लगाया कि आप इमेजिन करें कि ज़मीन के गिर्द एक फील्ड होता है, एक जगह होती है जहां ग्रेविटी जो है वो मौजूद होती है। इस फील्ड के अंदर अगर आप मौजूद हैं, भले आप ज़मीन को टच करें या ना करें, आप ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड को ज़रूर टच कर रहे होंगे और ज़मीन आपको इसी वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। आपको लगता है आपका ज़मीन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपका कनेक्शन है, क्योंकि आप ज़मीन को भले टच नहीं कर रहे, लेकिन आप ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड को टच कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम कहते हैं एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को दूर से ही फोर्स लगा रहा है, तो हम समझते हैं कि वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, बज़ाहिर लग भी ऐसा रहा है, लेकिन मैग्नेट्स के गिर्द भी एक इनविजिबल फील्ड होता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और जब हमारे पास मैग्नेट्स एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं तो वो फील्ड एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं। तो क्योंकि फील्ड हमें नज़र नहीं आते,
इसलिए हम समझते हैं किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप उनके गिर्द एक फील्ड इमेजिन करें तो फिर आपको पता चलेगा कि फोर्स लगाने के लिए फील्ड्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने चाहिए, ना कि बॉडीज। अब जरा देखिए, ये तो होगी पुरानी कुछ बातें। हम इस चीज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में कूलम्स फोर्स को पढ़ के आए। हम लोगों ने देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज अगर एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज के करीब लाया जाए तो वो भी दूर से ही एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर देते हैं। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुई, यानी कि चार्जेस का एक दूसरे पर फोर्स लगाने के लिए एक दूसरे को टच करना हरगिज जरूरी नहीं है। लेकिन फिर ये कैसे एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं विदाउट टचिंग ईच अदर? तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल वैसे ही देंगे कि चार्जेस के गिर्द भी इसका मतलब कोई एक फील्ड एग्जिस्ट करता है जो हमें दिखाई नहीं देता। जब चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो हमें तो चार्जेस नजर आ रहे हैं, चार्जेस आपस में कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन वो जो फील्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ गए हैं, जिसकी वजह से वो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यानी कि हम यहाँ पर भी वही ग्रेविटी वाला सॉल्यूशन, वही मैग्नेट्स वाला सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे और हम कहेंगे कि हर चार्ज के गिर्द एक फील्ड होता है, एक ऐसी जगह होती है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उसको रिपल्शन या अट्रैक्शन का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो चार्ज को टच हो या ना हो। फील्ड में आ जाए तो वो फोर्स का सामना करना पड़ेगा उसको। तो स्टूडेंट्स, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड है मैसेज के गिर्द, मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट्स के गिर्द, बिल्कुल इस तरह से जो चार्ज के गिर्द जो फील्ड होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए जरा देखते हैं इसकी डेफिनेशन फिर किस तरह से करेंगे हम। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन, रीजन कहते हैं इलाके को, और स्पेस, स्पेस भी कहते हैं जगह को, अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि आसान अल्फाज में मैंने क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह होती है किसी भी चार्ज के गिर्द। लेकिन कैसी जगह होती है? ऐसी जगह जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आए तो उसको अट्रैक्शन या रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन और स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच, अगर उसके अंदर आ जाए, इन विच another charge can feel the effect of that charge। अगर आप किसी भी चार्ज के फील्ड में एंटर हो जाते हैं तो आप उसका असर महसूस करेंगे। कैसा असर महसूस करेंगे? या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन। सेम चार्जेस हैं तो रिपल्शन होगी, ऑपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन होगी। ये चीज़ें तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो याद रखिएगा, इफेक्ट ऑफ दैट चार्ज इन द फॉर्म ऑफ, किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। नाउ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये किसने दिया था? चार्जेस के केस में ये कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने दिया था। याद रखिएगा, ग्रेविटी के केस में ये किसी और ने दिया था, न्यूटन ने दिया था। तो इसी तरह से चार्जेस के केस में किसने कहा था कि चार्जेस के गिर्द एक फील्ड होता है, एक इनविजिबल फील्ड होता है जिसको हम नहीं देख पाते? ये बात कही थी माइकल फैराडे ने, और ये आपकी बुक ने यहाँ पर मेंशन भी किया। तो मैं इसको नहीं लिख रहा, बस आप लोगों ने याद रखना है कि ये माइकल फैराडे का कॉन्सेप्ट था। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा अब आप लोगों के साथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आप लोगों ने हमेशा जहन में रखनी है। अब वो क्या प्रॉपर्टीज हैं? उनमें से कुछ बुक ने डिस्कस की हैं, कुछ नहीं की, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेंगी जो मैं भी आप लोगों को बता रहा हूं।
तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। देखिए, माइकल फैराडे ने ये तो बता दिया कि जब भी कोई चार्ज होगा उसके गिर्द एक फील्ड होगा, मगर अगर आप उससे ये पूछें कि ये फील्ड क्यों होगा, एक चार्ज अपने गिर्द एक फील्ड क्यों क्रिएट करता है, इस बात की वजह माइकल फैराडे को नहीं मालूम थी। यानी कि एक फैक्ट हमें पता है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि किसी भी चार्ज के गिर्द एक फील्ड होता है, लेकिन वो क्यों होता है इसकी वजह हमें नहीं मालूम। ऐसी प्रॉपर्टी जिसका हमें पता तो है कि वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी वजह ना पता हो कि क्यों एग्जिस्ट करती है, उसे हम बोलते हैं ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि बस आपने ये मान लिया है कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपको वजह नहीं पता। बिल्कुल जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी हर मैस दूसरे मैस को अट्रैक्ट करेगा, न्यूटन ने बोला, लेकिन क्यों करेगा, इसकी क्या वजह है, बस ये कायनात में उनके बिहेवियर में अल्लाह ताला ने पहले ही लिख दिया था। बिल्कुल इसी तरह से कायनात के वजूद में आने से पहले अल्लाह ताला ने यह फैसला कर लिया था कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, तो उसकी वजह जो है वो हमें नहीं मालूम। बस ये फैक्ट हमें ज़रूर मालूम है कि चार्जेस के दरमियान में एक फोर्स ज़रूर एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्यों करती है वी डोंट नो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है एक चार्ज के गिर्द, ये हमें मालूम नहीं है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी प्रॉपर्टी है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड is an intrinsic property। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और ये आपकी बुक ने यहाँ पर मेंशन भी किया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, तो हमें नहीं मालूम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, हमने उसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कह दी कि हर चार्ज की बस अल्लाह ताला ने एक प्रॉपर्टी रख दी है इस कायनात में, उसका एक बिहेवियर है जिसमें उसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है, हमें मालूम नहीं है कि वो क्यों जनरेट करता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास लाइक फील्ड्स, एक जैसे फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है मैं भी आपको बताता हूं, पहले आप इस बात को लिख लें। लाइक फील्ड्स यानी एक जैसे फील्ड कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास एक मैग्नेट हो, मैग्नेट का तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसके बिल्कुल पास एक स्टैटिक चार्ज हो, उसके गिर्द भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या ये दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स लगाएंगे? नहीं स्टूडेंट्स, वो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये अनलाइक फील्ड्स हैं, ये सेम फील्ड्स नहीं है, ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट या इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर कौन आपस में कर सकता है? तो फिर मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, चार्जेस के साथ, क्योंकि दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसी तरह मैसेज के साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो ये बात आ गई, जो फील्ड है वो लाइक फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ 3D रीजन और स्पेस। ये एक 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, यानी कि चार्ज के गिर्द ये तीनों डायरेक्शंस में मौजूद होता है फील्ड। यानी कि अगर मेरे पास ये एक चार्ज है, मैं इसके गिर्द अक्सर आपको फील्ड इस तरह से बनाकर दिखाऊंगा, ये इसका फील्ड है, लेकिन इस फील्ड को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सर्कल नज़र आ रहा है, लेकिन दर हकीकत स्टूडेंट्स अगर आप इसको 3 डायमेंशनली देखें तो आपको पता चलेगा ये तीनों एक्सिस में मौजूद है, यानी कि एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। तो ये जो सर्कल नज़र आता है दर हकीकत ये एक सफ़ेयर है अगर आप इसको घुमा कर देखें, यानी कि चार्ज के गिर्द ये जो फील्ड है ये हर डायरेक्शन में मौजूद होता है, हर डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया जाता है चार्ज की तरफ से। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट मैं बता दूं, लेकिन उससे पहले फिर बता दूं कि ये 3D जो है, किसी भी चीज़ जो 3D होती है
उसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि व्हाइट बोर्ड तो खुद एक 2D प्लेन है। इस वजह से अक्सर आप लोगों को जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाकर दिखाऊंगा तो वो सर्कल बनाऊंगा, लेकिन उससे मतलब मेरा सर्कल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप वैसे देखेंगे 3D में तो वो एक स्फीयर होगा। ये 3D कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एंड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं खत्म नहीं होता। आप कहेंगे सर अभी आपने ये चार्ज बनाया और इसके गिर्द ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो ये जो आप हाईलाइट कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री नहीं है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्पेस है तो मुझे तो उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना है, लेकिन रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो ये बाउंड्री कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। फील्ड जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी आपको मिलेगा। वो और बात है उसकी पावर या उसकी इंटेंसिटी उतनी ना हो, वो उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो फील्ड है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एग्जिस्ट करता है। यानी अगर कोई पूछे कि कहाँ फील्ड जीरो होगा, कहाँ फील्ड खत्म होगा, तो आप बताएंगे जहाँ डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब ये है कि ये फील्ड कहीं भी खत्म नहीं होगा। हो सकता है इतना कम हो जाए कि आपको फील ना हो, वो अलग बात है, लेकिन एग्जिस्ट जरूर करता है ये। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एंड्स, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। और लास्ट पॉइंट जो कि बहुत अहमियत का हामिल है और लेक्चर को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे इसी पॉइंट से, वो पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट्स, वो पॉइंट ये कहता है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी चार्ज के गिर्द एग्जिस्ट करता है, चाहे उसके करीब कोई और चार्ज हो या ना हो। ये बड़ी सिंपल सी एक बेसिक सी असम्पशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ डिटेक्ट कब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए तो कोई दूसरा चार्ज हमें लाना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तब मौजूद होगा जब एक चार्ज मौजूद हो, उसके इर्द गिर्द कोई और चार्ज उसके अफेक्ट को फील करने के लिए हो या ना हो, इससे हमें गर्ज नहीं है। चार्ज अगर मौजूद है तो उसका फील्ड भी मौजूद होगा। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड around a charge always present, चाहे whether other charges are present or not। याद रखिएगा एक अकेला चार्ज भी अगर मौजूद है तो उसके गिर्द फील्ड होगा, चाहे दूसरे चार्जेस हैं या नहीं। लेकिन आपको मालूम है अगर हमने उसके फील्ड को डिटेक्ट करना है तो फील्ड को डिटेक्ट जो है वो कोई और चार्ज आकर ही करेगा, कोई और चार्ज आकर ही बताएगा ना कि भाई इसके गिर्द फील्ड है, क्योंकि जब मैं इसके पास आया तो मुझे फोर्स लगी। तो डिटेक्शन के लिए दूसरा चार्ज होना ज़रूरी है, लेकिन एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ एक चार्ज भी हो तो उसका फील्ड मौजूद होगा। अब मैं आगे यही डिस्कस करूंगा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज के गिर्द, इसको डिटेक्ट कैसे करना है। आइए ज़रा देखते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये वाली बात भी आपकी बुक ने यहाँ पर मेंशन की है क्लियर वर्ड्स में। तो आप लोग देख रहे हैं कि बुक में काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं, जिनको मैं इकट्ठा करके एक टॉपिक की शक्ल आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। अब ज़रा देखते हैं कि इस फील्ड को डिटेक्ट कैसे करना है स्टूडेंट्स। How to detect an electric field। अब याद रखिएगा जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक डिटेक्ट नहीं होगा जब तक कि कोई और चार्ज आप उसके करीब लेकर ना जाएं। जब आप कोई और चार्ज लेकर जाएंगे तो उसकी मौजूदगी में या तो उसको अट्रैक्शन या रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा, और इसी फोर्स की वजह से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो याद रखिएगा presence of an electric field cannot be tested
नहीं टेस्ट की जा सकती until another charge Q नॉट यहां कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है। अब ये क्या होता है मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल आप इसको लिख लें। तो याद रखिएगा, विद एन until another charge Q naught is placed near to that charge, वो जिसका फील्ड आपने फाइंड आउट करना है, उस चार्ज को मैं यहां पर Q कह रहा हूं, कैपिटल Q कह देता हूं ताकि दोनों में थोड़ा फर्क रहे। तो ये देखें, दो चार्जेस हैं। एक चार्ज वो चार्ज है जिसका फील्ड आपने डिटेक्ट करना है, और ये जो दूसरा चार्ज है ये वो चार्ज है जिसकी मदद से उसका फील्ड डिटेक्ट करना है, क्योंकि इसको करीब लेकर आएंगे, जब इस पर फोर्स लगेगी तो ये बताएगा कि भाई यहां कोई फील्ड है। नाउ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये चार्ज जो है Q, सपोज करें मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये प्लस Q चार्ज, और इस चार्ज के गिर्द एक फील्ड होगा जो कि मैं यहां पर ऐसे बना देता हूं। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये वो टेस्ट चार्ज है Q नॉट। जब मैं इसको इसके करीब लेकर आऊंगा, इसकी फील्ड के अंदर लेकर आऊंगा, तो इस पर एक फोर्स लगेगी, और याद रखिएगा जब मैं इसको यहां लेकर आऊंगा तो ये फोर्स उसको वापस जाने को कहेगी, यानी कि ये फोर्स रिपल्शन की फोर्स है। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि यहां कोई फील्ड है। लेकिन स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, ये इस पर जो फोर्स लगाएगा ना, या इनका आपस में जो इंटरेक्शन है, वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। वो जरा स्टेप्स नोट कर लीजिए। ये दो स्टेप्स क्या कहते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो चार्ज Q will produce an electric field around it। यानी कि आप इसको यूं समझें कि अगर यहां पर कुछ भी मौजूद नहीं है और अचानक से चार्ज आता है, चार्ज का वजूद आएगा जैसे ही, तो फौरन ही उसके गिर्द एक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा, और फिर ये फील्ड जो है वो हमारे पास उस चार्ज के साथ इंटरेक्ट करके उस पर फोर्स लगाएगा। तो दूसरे स्टेप में आप देखेंगे कि जो दूसरा चार्ज है, चार्ज Q नॉट, इसके छोटा सा ओ डालते हैं यहां पर, चार्ज Q नॉट विल interact with the field of charge Q। तो पहले स्टेप में इसने फील्ड प्रोड्यूस किया, और जैसे इसका फील्ड इसको टच करेगा तो वो उस पर एक फोर्स लगाएगा, फिर ये इंटरेक्शन होगा। तो ये याद रखिएगा, जो इंटरेक्शन है ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है, और ये दोनों स्टेप्स जो है यहाँ पर आपकी बुक ने भी डिस्कस किए हैं, बड़े ही छुपा के, तो मैंने अलग करके आप लोगों के सामने लिख दिया, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में अगर ये पूछे तो अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये चीज़ बुक में इवन मौजूद भी है या नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करना। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेंगे। इसका क्या मतलब है? तो ये था हाउ टू डिटेक्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं आपके सामने लिखने लगा हूं, हाउ टू measure the strength of electric field।
देखिए इससे मेरा मतलब है क्या, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप एक कमरे में मौजूद हैं, उस कमरे में एसी चल रहा है, पूरे कमरे में कूलिंग है। तो इसका मतलब ये जो इस एसी का कूलिंग वाला फील्ड है एक, ये तो पूरी कमरे में मौजूद है, लेकिन क्या पूरे कमरे में उस कूलिंग की जो इंटेंसिटी है क्या वो सेम है? हर जगह एक जैसी कूलिंग है? हर जगह कूलिंग का फील्ड तो मौजूद है, लेकिन क्या कूलिंग एक जैसी है? तो हम देखेंगे कि कूलिंग एक जैसी नहीं है, बल्कि एसी के करीब जो है वो कूलिंग ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप दूर जाते हैं एसी से दूर होने पर कूलिंग भी कम होती है। तो इसका मतलब जिस तरह से कमरे में कूलिंग यकसा नहीं होती, इसी तरह से जब किसी चार्ज के गिर्द फील्ड हो, फील्ड तो हर जगह है, लेकिन क्या उस फील्ड की स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सेम होगी? ऐसा नहीं होगा। तो याद रखिएगा, अब हम यही मालूम करेंगे कि किसी पॉइंट के ऊपर फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, और ये मालूम करने के लिए हमें एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा। अब ज़रा मेरी बात तवज्जो से देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सपोज करें इस पॉइंट पर, पॉइंट ए कह देता हूँ, इस पॉइंट पर मैं देखना चाहता हूँ फील्ड कितना स्ट्रांग है। डेफिनेटली मैं एक टेस्ट चार्ज लूँगा और मैं उसको यहाँ लेकर आऊँगा। इसका टेस्ट चार्ज होना क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको मालूम है हर चार्ज का फील्ड होता है। अगर इसका फील्ड है तो इसका भी तो फील्ड होगा। जब इसका फील्ड होगा, जब मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा पॉइंट ए पर, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, तो मेरे पास जो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी आएगी वो सिर्फ इस फील्ड की नहीं आएगी। मैयर मैं किसकी करना चाहता हूँ? इसी फील्ड की, लेकिन इसका भी तो कंट्रीब्यूशन होगा ना। तो फिर मैं क्या चाहूँगा? मैं चाहूँगा अगर मैं पॉइंट ए पे खालिस्तान प्योर अगर सिर्फ इसी की फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करना चाहता हूँ, तो फिर इसकी फील्ड ना होने के बराबर हो। और वो कब ना होने के बराबर होगी? जब ये चार्ज बहुत छोटा होगा। इसलिए इस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं और Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इतना छोटा होता है कि इसकी अपनी फील्ड ना होने के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स, अब कैसे मैं मालूम करूंगा कि कहां पर फील्ड की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है या कम है? स्ट्रेंथ कैसे मालूम करूंगा? बड़ा सिंपल तरीका है। अगर आपको मालूम है एक चार्ज है और उसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं पॉइंट ए पर मालूम करना चाहता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मौजूद तो है, लेकिन कितनी स्ट्रेंथ होगी, मैं यहाँ पर एक चार्ज लेकर आऊँगा, टेस्ट चार्ज, और जैसे ही मैं इस टेस्ट चार्ज को छोड़ूंगा, मैं देखूंगा इस पर कितनी फोर्स लगेगी। उस फोर्स से मुझे अंदाज़ा होगा कि फील्ड कितना स्ट्रांग है। और अगर मैं पॉइंट बी पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ यहाँ फील्ड कितना स्ट्रांग है, तो मैं यहाँ पर भी एक टेस्ट चार्ज रखूँगा और मैं देखूँगा टेस्ट चार्ज को जब मैं छोड़ूंगा तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, और मैं उससे अंदाज़ा लगाऊंगा कि यहाँ फील्ड कितना स्ट्रांग है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट की जा सकती है? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अब जो मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट रखता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है? याद रखिएगा, इट इज डिफाइंड एज force acting per unit charge। बल्कि चार्ज की जगह आप प्रिसाइजली लिखें पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और याद रखिएगा, यहां से हम इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं, और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू F ओवर Q0, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फिर फार्मूला तो इसी हिसाब से यही बनना चाहिए। तो अगर कहीं पर ज़्यादा फोर्स लगती है तो हम कहेंगे यार यहाँ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है फील्ड की। नाउ स्टूडेंट्स ज़रा तवज्जो कीजिए, यहाँ से हम यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसका। आइए ज़रा देखते हैं यूनिट क्या है। आपको मालूम है फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। नीचे है चार्ज,
चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। पहले दिन मैंने आपको चार्ज के बारे में काफी इंट्रोडक्शन दिया था। तो यहां से इसका यूनिट फिर क्या बन गया? न्यूटन पर कूलम। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये है इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट। अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे इस फार्मूला के अंदर फोर्स नजर आ रही है, और हम जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करें तो आंसर भी वेक्टर आता है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फिर कैसी क्वांटिटी हुई? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्वांटिटी जी कैसी हुई जी? वजह भी आपने लिखनी है, एज फोर्स इज ए वेक्टर, हेंस उसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E इज ऑल्सो ए वेक्टर। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है जी? एक वेक्टर क्वांटिटी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, हर वेक्टर में एक खास बात होती है, और वो क्या होती है? डायरेक्शन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन हम कई जगहों पर पढ़ेंगे। अभी मैं सबसे सिंपल केस में इसकी डायरेक्शन बता देता हूं, जो आप लोगों के लिए अभी आसान है। वैसे इसकी बहुत से केसेस बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास चार्जेस दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, एक पॉजिटिव चार्ज अगर हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहाँ होगी? याद रखिएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। तो यानी कि इसकी डायरेक्शन यूजुअली क्या होती है जनरल केसेस में? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। और स्टूडेंट्स, ये बात आपको देखने को मिलेगी जब आप कैपेसिटर पढ़ेंगे। आपने 10th में भी पढ़ा कि कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? यही रूल जो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर एक कैपेसिटर की प्लेट के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इसकी डायरेक्शन जो है फिलहाल मैं लिख देता हूं। It is usually directed from positive charge, एक पॉजिटिव चार्ज से towards a negative चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है वो इसकी डायरेक्शन होगी। आम केसेस में अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो तो फिर क्या होगा? अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस हो तो फिर क्या होगा? एक बड़ा और एक छोटा चार्ज हो तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाद के डिस्कस करने वाली हैं। अभी मैंने आपको एक सिंपल डायरेक्शन बता दी ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को वेक्टर के तौर पर आपने कैसे इमेजिन करना है। नाउ स्टूडेंट्स, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अब मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा मज़ीद आगे लेकर चलूँगा। तो ये फार्मूला ज़रा ध्यान से देखिए। मैं देता हूँ नेक्स्ट हेडिंग, तो देखते हैं उसमें अब हम लोग क्या सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अब हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर, लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे चार्ज जो है वो इस वक्त वैक्यूम में पड़ा हुआ है। तो ज़रा तवज्जो कीजिए, हमारे पास ये तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू F ओवर Q, लेकिन Q नॉट। लेकिन आपको मालूम है मैं वैक्यूम की बात करूं तो इधर फोर्स कौन सी आएगी? इधर आएगी फोर्स वैक्यूम वाली फोर्स। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वैक्यूम में कितनी फोर्स होती है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कूलम्स फोर्स जब हमने पढ़ी थी, वैक्यूम में जो फोर्स होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ था जो मैंने पहले भी पढ़ा है। लेकिन
आपको मालूम है यहाँ जो मैंने चार्जेस को नाम दिया वो Q1 Q2 नहीं, बल्कि एक को कैपिटल Q और एक को स्मॉल Q नॉट। तो Q1 Q2 की जगह अगर मैं कैपिटल Q और Q नॉट लिख दूं तो ये गलत नहीं होगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये वैल्यू मैं ऊपर पुट कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को वेक्टर की बजाय सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को फोकस करते हैं, फिर मैं वेक्टर बताता हूँ कैसे बनाना है। तो इसलिए जब मैं ये वैल्यू ऊपर पुट करूंगा तो ये बन जाएगा E, इधर आ जाएगा F वैक्यूम, वो कितना है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ आ जाएगा Q/R स्क्वायर। ये आ गया F सारी चीज, और F के नीचे क्या है Q नॉट, तो इसके नीचे Q नॉट भी होगा, यहाँ भी Q नॉट था। तो अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि एक Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां रह गया Q, कि Q नॉट तो कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये है वो फार्मूला जिसको मैं आपके सामने अलग करके लिखने लगा हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और जो कूलम्स का फार्मूला, उनमें फ़र्क क्या है। कूलम के फार्मूला में यहाँ पर 2 Q आते थे, जबकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में सिर्फ और सिर्फ एक Q आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो कौन सा Q आ रहा है? इस फार्मूले में वो Q आ रहा है जिसका फील्ड फाइंड आउट करना है, यानी इसका चार्ज। और जो पहले हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा E = F/Q0, उसमें कौन सा Q है? उसमें टेस्ट चार्ज। तो आप लोगों ने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, डिपेंड करता है कि आपको जो वैल्यूज दी हैं वो कौन सी दी हैं। अगर आपको Q0 दिया हुआ है तो ये वाला फार्मूला, और अगर आपको कैपिटल Q दिया हुआ है तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है कि हमने देखा E जो है वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आप चार्ज से जितना दूर होते जाएंगे, जितना डिस्टेंस आपका चार्ज से बढ़ता जाएगा, फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो उतनी कम होती जाएगी। आप देखते हैं यूजुअली यही ट्रेंड हमें दिखने को मिलता है कि जब आप किसी सोर्स से दूर जाते हैं तो उसकी फील्ड जो है वो वीक होती जाती है। ग्रेविटी में भी देखा, मैग्नेट से भी दूर जाए तो उसका मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। बिल्कुल ऐसे ट्रेंड आपको यहाँ पर मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्टेंस के साथ रिलेशन है वो एक इन्वर्स रिलेशन है और स्क्वायर के साथ आ रहा है। यानी कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की कुछ वैल्यू है और मैं उससे डबल दूर जाकर चेक करूंगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आधी नहीं मिलेगी बल्कि 4 गुना कम मिलेगी। यानी कि अगर आप डिस्टेंस डबल कर दें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये बातें आपने एमसीक्यू के लिए याद रखनी है। ये जो फैक्ट है ना कि जितना आप दूर जा रहे हैं उतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो रही है, इसको हम एक और तरह से भी बना सकते हैं। वो इस तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं सिर्फ एक सर्कल बनाऊं तो इस सर्कल से आपको अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग और कहाँ वीक है। ये तो पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ फील्ड है, लेकिन फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग और कहाँ वीक है ये नहीं पता चलता। इसकी बजाय हम एक और मेथड भी यूज़ करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि किसी चार्ज के गिर्द बजाय सर्कल ड्रॉ करने के हम इस तरह से डॉट्स बनाकर उसकी फील्ड का आइडिया देते हैं। और डॉट्स जहां ज़्यादा होंगे उससे ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जहां डॉट की डेंसिटी कम हो रही है, कम डॉट्स आ रहे हैं पर यूनिट एरिया, इसका मतलब है कि वहाँ जो है हमारे पास फील्ड की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो गई है। तो सर्कल की बजाय ये मेथड जो है वो थोड़ा सा मुश्किल तो है क्योंकि इतने डॉट्स ड्रॉ करना मुश्किल है, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि सर्कल में सिर्फ ये पता चलता है कि फील्ड है, जबकि इस डॉट डेंसिटी मेथड में आपको ये भी पता चल सकता है कि फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। आपकी बुक ने यही मेथड यहाँ पर डिस्कस भी किया हुआ स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ये डॉट बनाकर जो है उसकी डेंसिटी के ज़रिए, डॉट की डेंसिटीज़ के ज़रिए हम बताते हैं कि फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये तो था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन वैक्यूम, ये फॉर्मूला देख लीजिए ध्यान से। अब मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन
मीडियम या डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर भी कह सकते हैं। देखिए इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं। अभी तक आप लोगों ने इमेजिन किया कि एक चार्ज जो है, उस चार्ज को हम लोगों ने वैक्यूम में रखा था, लेकिन अब मैं उस चार्ज को किसी मीडियम में रखूंगा। अब आपको मालूम है, मैं अब यहां पर लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये सारी चीज सिखा चुका हूं। जब आपने मीडियम की बात करनी है तो याद रखिएगा, आपने एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी लिख देना है और फिर साथ बाकी फार्मूला एज इट इज, वो ऊपर वाला फार्मूला लिखा है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आर लिखा है। इस पे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये एप्सिलॉन आर जो है, ये डिफरेंट चीजों की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं इसकी। मिसाल के तौर पर ये आपको टेबल जो नजर आ रहा है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है और इसमें डिफरेंट चीजों की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू दी हुई है। जस्ट इमेजिन करें, यहां पर पैराफिन पेपर आपको नजर आएगा। ये जो पैराफिन पेपर है, इसकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू देख रहे हैं 2 है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर पैराफिन पेपर मौजूद हो तो उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जितनी इसकी वैल्यू होगी उतने गुना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास फॉर्मूला, मीडियम में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करने। ये था वैक्यूम में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। और याद रखिएगा जी, हमारे पास यहां पर कुछ चीज मैं आपको यहां पर अलहदा बता देता हूं, बुक में इसका जिक्र नहीं है। देखिए, अगर मैं इस एप्सिलॉन आर को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, मिटा दूं, तो बाकी जो चीज रह गई है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, वो तो यही ऊपर वाली चीज है। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि इस तरफ है ई मीडियम और इस एप्सिलॉन आर के अलावा बाकी सारी चीज बन रही है ई वैक्यूम। तो याद रखिएगा, इससे मिलती जुलती चीज पहले भी मैंने आपको कूलम्स लॉ में बताई, यानी कि जितनी एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी वो आप लोगों ने नोट कर लेनी है। जैसे मैंने अभी पैराफिन पेपर की बताया कि 2 है, तो वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पर, जब आप पैराफिन रखेंगे तो वो उसके उतने टाइम्स कम हो जाएगी फील्ड, यानी कि मीडियम के आने से फील्ड ब्लॉक होता है। खैर, इसको हमने डिटेल में डिस्कस भी करना है। तो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप बड़े ही ध्यान से देख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक चार्ज के गिर्द एक ऐसी जगह होती है जिसमें कोई और चार्ज उसके इफेक्ट को फील करेगा, और इस चार्ज के गिर्द जो जगह है, इसकी इंटेंसिटी कहीं कम हो सकती है, कहीं ज़्यादा हो सकती है। अगर मेरे पास एक अकेला चार्ज हो तो आप याद देखिए, इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सपोज करें 5 है, तो इसी डिस्टेंस पर इस पूरे स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 होगी। यूं आप इलेक्ट्रिक फील्ड को 3D में इमेजिन कर सकते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन बनाऊं तो फिर ये एरोज भी बनाकर हम दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा। दिखेगा नहीं इस तरह से, लेकिन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से विजुअलाइज करना है। और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5। अच्छा, इमेजिन करें अगर मैं इस चार्ज के गिर्द एक मीडियम रख दूं, कोई भी मीडियम, कोई गैस है, तो वो फील्ड को ब्लॉक कर देगी। अब इन्हीं पॉइंट्स पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 से कम हो जाएगी। डिस्टेंस वही है, लेकिन अब इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं रहा। सपोज करें 3 हो गई, यानी कि इस मीडियम ने फील्ड को ब्लॉक कर लिया। ये ब्लॉक क्यों किया, इसको मैं बाद में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने कोशिश की है कि इन चीज़ों को एक तरतीब से, एक रिदम से बताऊं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। कल का हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब ये नई चीज़ क्या है, इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।